एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज हम करने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेरे BFUHS वाले बच्चों, बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम DHS पंजाब के लिए हमें क्लासेस लो, GMCH के लिए, तो ये क्लासेस उन्हीं के लिए हैं। ये क्लासेस मैंने पहले से शुरू कर दी थी पर मैं इनको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट अब से मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं जितना ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ जल्दी जल्दी से अपलोड करूँ। तो 130 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 131 क्वेश्चन आज हम करने चाह रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, बहुत से बच्चे थे मैम DHS पंजाब, GMCH एंड BFUHS के बैचेस की भी डिटेल हमें दे दो, आपने प्रॉपरली हमें नहीं बताया है। तो एक 3 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2299। एंड एक मेरे पास 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2499। और जिनको ये है कि हमें 6 महीने लगा के अच्छे से मैम के साथ बेसिक से पढ़ना है, 6 मंथ्स का बैच जिसकी फीस है ओनली 3199। आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज जो करके मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस है आपके टाइम स्पैन का, ठीक है। अगर आपको 3 मंथ्स वाला ज्वाइन करना है तो आप 3 मंथ्स का कर सकते हो। दोनों ही तीनों ही बैचेस में मैं फुल थ्योरी करवाने वाली हूँ आपको बेसिक से, ठीक है। थ्योरी का एक एक पोर्शन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, साथ ही में आपको इसी में ही MCQs भी मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। आप कोई भी बैच लेते हो आपको ये सारा कंटेंट उसमें मिलेगा और मैं खुद से ही आप लोगों को स्टडी करवाऊंगी, ठीक है। चलो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पेशेंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी एट 4 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। द नर्स क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। COPD वाला पेशेंट है आप लोगों के पास, कौन सा? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। COPD वाला पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वाला पेशेंट है। अब जब भी मैं COPD की बात करती हूँ बच्चे, तो COPD एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, जिसमें 2 डिसीज कंडीशंस आती हैं। अगर किसी ने COPD को अच्छे से पढ़ा है, ब्रोंकाइटिस, एक आती है एम्फाइसीमा, ठीक है। अब जब ये दोनों डिसीज कंडीशन किसी पर्सन को इकट्ठी होती हैं, देन हम उसको बोलते हैं कि उसको COPD हुई है। जब COPD होती है तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या करती है? वो ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन कराती है। अब मैम वो कैसे कराती है? सोचो, जैसे कि एक पर्सन है, उसे सांस नहीं आ रही, ठीक है। जब वो सांस ले नहीं पा रहा और छोड़ नहीं पा रहा, तो ले तो नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन उसकी बॉडी में कम जाएगी जब वो सांस नहीं ले पा रहा। जब वो सांस छोड़ भी नहीं पा रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? रिटेन करेगी और क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस पेशेंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन देखने को मिलता है। तो इस पेशेंट में कौन सी कॉम्प्लिकेशन आपको क्लोजली मॉनिटर करनी है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर हाइपरकेपनिया। सो इट्स अ हाइपोवेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है पेशेंट में। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन कम हो जाती है पेशेंट में। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी तब होती है जब आप किसी को ऑक्सीजन दे रहे हो, या पे ऑक्सीजन थेरेपी जो है आप 4 लीटर देते हो पेशेंट को, पर पेशेंट को हम ज़्यादातर COPD वालों को ना 1 से 2 लीटर की ही रेंज में जो है ऑक्सीजन देते हैं। पर एज अ एग्जामिनर उसने हमें 4 लीटर पर मिनट लिखा है, तो हम इसी के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाइपोवेंटिलेशन की कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको देखना है पेशेंट को। हाइपोवेंटिलेशन में क्या हो जाता है? पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पेशेंट में हमें हाइपरकेपनिया देखने को मिलता है। हाइपरकेपनिया मतलब कि पेशेंट जो है उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, Which electrolyte imbalance is most concerning in a patient receiving loop diuretic such as furosemide? अगर कोई पेशेंट फ्रूसामाइड ले रहा है विच इज लूप डायूरेटिक, ठीक है, पानी को बॉडी से बाहर निकालता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है हमें सबसे ज्यादा कंसर्न में रखना है? हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशियम, हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट्स अ हाइपोकैलीमिया, क्योंकि जब भी हम किसी को भी फ्रूसामाइड देते हैं तो फ्रूसामाइड पोटाशियम को भी बाहर निकालता है, और ज़्यादा पोटाशियम निकलेगा तो पोटाशियम के लिए हमें कंसर्न्ड रहना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर किसी को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस की मतलब कि अपेंडिक्स की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, तो मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग क्या रहेगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, सडन रिलीफ ऑफ पेन, माइल्ड फीवर। सो इट्स अ सडन रिलीफ ऑफ पेन। सोचो किसी को अपेंडिसाइटिस है, अभी पेशेंट इतना रो रहा था कि उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था और एकदम से पेशेंट को पेन रिलीफ हो गया, तो इट मींस क्या हो गया पेशेंट को, है ना भाई, एकदम से पेन कैसे रिलीफ हो गया? सो इट मींस कि पेशेंट की अपेंडिक्स जो है वो क्या हो गई है? रप्चर हो गई है। क्या हो गई है? रप्चर हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट है विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट विद द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी? इनकरेज फ्लूइड इनटेक ऑफ एटलीस्ट 3 लीटर पर डे, प्लेस द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजिशन, मॉनिटर फॉर क्रैकल्स इन द लंग्स एंड डिज्निया, एडमिनिस्टर आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड रैपिडली। तो देखो अब ये यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी का राइट साइड हार्ट फेलियर करते हो ना बच्चे, देखते हो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में बहुत फर्क है, ठीक है। राइट साइड जो है वो हमारी डी ऑक्सीजनेटेड साइड है और लेफ्ट साइड जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड साइड है। लेफ्ट साइड से ही बॉडी को सब जगह ब्लड जा रहा है और अगर लेफ्ट साइड का ही हार्ट फेलियर हो जाएगा तो पेशेंट के लंग्स में हमें क्रैकल्स देखने को मिलेंगे एंड डिस्पनिया। अब मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा ही नहीं तो पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं होगी, लंग्स में भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। प्लस क्रैकल, जब ये काम ही नहीं करेगी ये वाली साइड तो पेशेंट के वहां से ब्लड पंप ही नहीं होगा, लेफ्ट साइड से ब्लड पंप ही नहीं होगा। लेफ्ट साइड में ब्लड जब पंप नहीं होगा तो लेफ्ट साइड में ब्लड फिल हो जाएगा पूरा। जब यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगा और लंग्स यहाँ पे ऑक्सीजनेट करके ब्लड को छोड़ेंगे तो वो कहाँ छोड़ेंगे, है ना अभी पहले ही लेफ्ट चैम्बर्स भरे हुए हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जब आएगा तो वहाँ यहाँ पे फिल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट चैम्बर भरे हुए हैं। तो वो कहाँ पे फिल होना शुरू हो जाएगा? लंग्स में ही फिल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैकल साउंड आएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद द टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस इज फाउंड अनकॉन्शियस एट होम, द नर्सिंग इंटरवेंशन इज। सो टाइप 1 डायबिटीज वाला पेशेंट है, घर पे वो हमें अनकॉन्शियस दिखा है तो नर्सिंग क्या एक्शन रहेगी? अब गिव इंसुलिन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर ग्लूकागन IM एंड सबक्यूटेनियसली, गिव ऑरेंज जूस बाय माउथ, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। सो इट इज अ कि आप पेशेंट को ग्लूकोज दे दो। क्यों? क्योंकि जब हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट की बात करते हैं तो हम उसको इंसुलिन देते हैं और इस पेशेंट को सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशन होती है और आई रैंडमली अक्कर हो जाती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को तो एक ही तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं कि पेशेंट को हम क्या दे दें? ग्लूकोज दे दें। क्लियर? चलो देखो, A nurse is caring for a patient post total hip replacement, which instruction is most important to prevent complication? तो एक नर्स है, ठीक है, क्या कर रही है? हिप रिप्लेसमेंट हुई है, उसकी केयर कर रही है। कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है आप पेशेंट को बताओगे जिससे कॉम्प्लिकेशन इससे होने वाली, मतलब कि हिप रिप्लेसमेंट जो आपने की वो डिसलोकेट ना हो जाए, वो प्रिवेंट हो जाए? अवॉइड फ्लेक्सिंग द हिप मोर देन 90 डिग्री, परफॉर्म हिप एक्सरसाइज विद एक्सटेंशन बैंड, प्लेस स्लीप ऑन द अनअफेक्टेड साइड, क्रॉस लेग्स व्हेन सिटिंग टू इंप्रूव कंफर्ट। सो इट्स कि हम पेशेंट को कहते हैं कि हिप को कभी भी हमें 90 डिग्री पे फ्लेक्स ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इससे हिप डिसलोकेशन का खतरा पेशेंट को हो सकता है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखो, अ पेशेंट विद अ पेप्टिक अल्सर डिसीज रिपोर्ट सडन सिवियर अब्डोमिनल पेन, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट? तो पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिसीज है, उसे एकदम से सिवियर अब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन नर्स सस्पेक्ट करेगी? परफोरेशन, GERD, माल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, गैस्ट्राइटिस। सो इट्स अ परफोरेशन, अब्डोमिनल परफोरेशन। अगर पेप्टिक अल्सर जो है जैसे कि पेशेंट को वहाँ पे बहुत पेन हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो परफोरेशन देखने को मिलती है हमें abdomen की। Next, the patient with the liver cirrhosis is experience ascites. Which intervention should the nurse anticipate? तो liver cirrhosis वाला patient है, liver cirrhosis मतलब लीवर के सेल्स डैमेज हो गए हैं, पेशेंट के जो है लीवर काम नहीं कर रहा तो उसे ascites हो गया, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड इन द अब्डोमिनल कैविटी। अब मैम ये कैसे हो जाता है? लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के जब सेल्स लिवर के काम नहीं करते तो एल्ब्यूमिन नहीं फॉर्म होता,
ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। जब यही नहीं फॉर्म होगा तो एल्ब्यूमिन का काम है फ्लूइड को अपनी जगह पे रखना बॉडी के, तो फ्लूइड लीक होने लग जाता है क्योंकि ये बन ही नहीं रहा, क्योंकि लीवर बना ही नहीं पा रहा, लीवर खराब है। ठीक है, तो क्या इंटरवेंशन करोगे? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इनकरेज हाई सोडियम डाइट, एडमिनिस्टर स्पाइरोनोलेक्टन, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन फॉर पेन। सो इस पेशेंट को हम क्या चीज़ शुड द नर्स एंटीसिपेट, हमें क्या इसमें एंटीसिपेशन करनी है? अब फ्लूइड फिल्ड इन द क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, हम उसे फ्लूइड तो ज़्यादा दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि ऑलरेडी कैविटीज़ में फ्लूइड फिल्ड हो रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज है। हाई सोडियम डाइट देंगे तो पेशेंट को क्या होगा भाई? वो सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है, नहीं हो पाएगा। और सिटामिनोफिन हम पेन के लिए नहीं देते, क्यों? क्योंकि सिटामिनोफिन से पेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम पेशेंट को क्या देते हैं? स्पाइरोनोलेक्टोन। अब मैम ये स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है? सो स्पाइरोनोलेक्टोन जो हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डायूरेटिक। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ डायूरेटिक। ये क्या करते हैं? बॉडी से वाटर को निकालते हैं। ठीक है, तो स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ, आधे बच्चों को नहीं पता होगा, इट इज़ अ हाई बीपी के लिए और हार्ट फेलियर के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकेशन जो वाटर रिटेंशन को कम करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट की अगर आप केयर कर रहे हो तो कौन सी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगी? इंक्रीज द फैट इनटेक, बिगिन अ क्लियर फ्लूइड डाइट एज सून एज पॉसिबल, मेंटेन नथिंग by mouth status initially, encourage high protein high carbohydrate meals immediately. So it's a nothing by mouth. क्यों भाई? देखो पैनक्रेटाइटिस बच्चे, पैनक्रियाज ना बेचारा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से परेशान है, तो हम चाहते हैं कि बेचारा ना थोड़ा रेस्ट कर ले, है ना, तो हम उसको कुछ देते नहीं है। क्योंकि जब भी आप बाय माउथ किसी कुछ भी दोगे ना पेशेंट को, तो पैनक्रियाज से एंजाइम्स रिलीज होंगे, और पैनक्रियाज उन एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए बड़े एफर्ट्स लेगा बेचारा। ठीक है, पैनक्रियाज एफर्ट्स लेगा तो और पेन करेगा, और ज़्यादा काम करेगा तो और बीमार हो जाएगा, तो हम उसको बिल्कुल रेस्ट पे डालते हैं, एनपीओ रखते हैं पेशेंट को। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेशेंट रिसीव कीमोथेरेपी। इससे भी ज़्यादा अच्छे डिटेल्स में क्लासेस लेती हूँ, तो अगर आपको क्लासेस की तरफ डिटेल में मेरे साथ पढ़ना है ना, तो लेट्स कम एंड ज्वाइन माई फैमिली। बहुत मज़ा आएगा आपको क्लासेस में, आपकी जब बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो पेशेंट एक कीमोथेरेपी ले रहा है, स्टोमेटाइटिस हुआ है उसे, बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? तो अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है ना, तो स्टोमेटाइटिस क्यों होता है? क्योंकि कीमो ड्रग्स जो हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस कॉज करती हैं। ठीक है, तो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ की क्या हो गई? इन्फेक्शन और इन्फ्लेम्ड। इंकरेज करेंगे फ्रीक्वेंट यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश, advise eating spicy food to improve taste sensation, use a soft bristle toothbrush for oral care, recommended aggressive tooth brushing and flossing। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि स्टोमेटाइटिस कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को हुआ है तो क्या करोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करोगे तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर जाओगे। अगर आपको एमसीक्यू करना आता है ना, एमसीक्यू भी तभी करना आता है जब थ्योरी क्लियर होती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राई करूंगी मैं रेगुलर क्लासेस लेके आऊँ, बल्कि तो मैं ऑल्टरनेट डेट पे वीडियो डाल ही देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो डीएचएस पंजाब की पोस्टें आप पूछ रहे हो मैम कब आनी है, तो मोस्टली चांसेस हैं कि जो पोस्टें हैं वो आपको फेब के एंड और मार्च की स्टार्टिंग में देखने को मिले। जीएमसीएच का तो अभी न्यूज़पेपर में बहुत वायरल चल रहा है। ठीक है, और बीएफयूएचएस की डीएचएस पंजाब के बाद आनी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप बीएचएस ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच है, फीस है 2299, 4 मंथ्स का बैच है 2499 का, 6 मंथ्स का बैच है 3199 का। फीसेस बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है, आप जो है अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तीनों बैचेस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जिसको जितना ऐसा है कि मुझे अभी 6 मंथ्स देने हैं पूरे, तो गो फॉर 6 मंथ्स। मुझे 4 मंथ्स वाला सही लग रहा है, 4 मंथ्स। तीनों ही बैचेस में फुल थ्योरी होगी बेसिक्स के साथ, एमसीक्यूज होंगे और टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा, मैं ही टीच करूंगी आप लोगों को। बहुत से बच्चों का ऐसे होता है मैम कोई और तो नहीं टीच करेगा, नो, आई विल टीच ऑल द सब्जेक्ट। एक एक सब्जेक्ट को हम 1 by 1 करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से कराने वाली हूँ। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ो, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, ऑल द बेस्ट।